हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, क्लास 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी से। दोस्तों ये चैप्टर आपका जो जो फिजियोलॉजी है उसमें सबसे ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से इसका शुमार होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का महत्वपूर्ण या इसकी वैल्यू आप इस अंदाजे से लगा सकते हैं कि ये चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब यानी एक क्वेश्चन नीट में कम से कम 4 मार्क्स का होता है। अगर 2 क्वेश्चन आए तो 8 मार्क्स इस चैप्टर से पक्के हैं। अगर 3 क्वेश्चन आए तो 12 मार्क्स, यानी कि 8 से 12 मार्क्स इसी चैप्टर से आपके आ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत छोटा है और आप जब इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके बॉडी से ही रिलेटेड है, तो आपको बहुत ही मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये खेल खेल में आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। और अगर जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानकारी के हिसाब से और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। लेकिन हम स्पेशली नीट के बच्चों के लिए ही यहाँ पढ़ा रहे हैं और नीट के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही अहम है। देखते हैं हम नीट के लिए जो बच्चे, जो सबसे पवित्र बुक उनकी मानी जाती है, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहा आपका एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से हम आज पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब ज्यादा ना चर्चा करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से। एनसीईआरटी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, जिसमें अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, या फिर मिनरल्स कह लें, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो चीजें एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब निकालना, बॉडी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, यानी जो हार्मफुल पदार्थ हो, उन्हीं को निकालने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसी को हम एक्सक्रीटरी प्रोसेस कहते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, मिनरल्स में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, या वाटर कह लें, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारी बॉडी से जब एक्सेस मात्रा में, अच्छा ये क्यों निकालने क्यों पड़ते हैं? जब हमें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा होता है प्रोटीन का, तब ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर बनती हैं या हमारे बॉडी के अंदर विकसित होती हैं। और या एक और तरीका हो सकता है कि जब हम इसे एक्सेस मात्रा में ले लेंगे तभी भी इसे निकालने की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ज्यादा पानी पी लेंगे तो हमें एक्सक्रीटरी द्वारा, यानी कि यूरिनेट करके, पेशाब के थ्रू निकालना ही पड़ रहा है, तो पसीने के थ्रू हमारे बॉडी से पानी निकलता है। तो ये सारी चीजें जो है जब ज्यादा एक्सेस मात्रा लेंगे, एक्सेस इंगेशन का वर्ड आया है एनसीईआरटी में, कि जब अधिक मात्रा में कोई चीज ले लेंगे तो उसे निकालना ही पड़ेगा बॉडी से, चाहे वो पार्सली हो या टोटली हो सकता है कि पूर्ण रूप से हो सकता है आंशिक रूप से हो, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम एनसीईआरटी पे ही आते हैं, फोकस करते हैं, ज्यादा चर्चा ना करते हुए। हमने जैसा आपसे वादा किया है कि हम एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सिंपल बनाएंगे, उसी तरीके के, उसी तर्ज पर हम आज का लेक्चर चालू करने वाले हैं। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। एनिमल्स एक्यूमुलेट, एनिमल्स मतलब जैसे हम जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सारे चीज एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स जो जीव जंतु हैं वो एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स जो दूसरा हो गया वो पौधों में आ गया, लेकिन एनिमल्स में जो जैसे हम है, मनुष्य है, गाय भैंस बकरी है, कीड़े मकोड़े हैं, तितली है, क्या कहते हैं, चींटी है, या यूं कह लें कि मछली वगैरह हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब एनिमल्स में आते हैं। तो हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ये एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा होते हैं हमारे बॉडी में। क्या? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। आयंस में क्या है? सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फेट, फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में कैसे इकट्ठा होती हैं? जैसा हमने पहले बताया, या तो हम एक्सेस इंगेशन कर लेते हैं, अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, चाहे वो पेय पदार्थ के रूप में हो या भोजन पदार्थ के रूप में हो,
और या ये बॉडी में जब हम भोजन वगैरह करते हैं तो ये हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स को, यूं कह ले कि हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर कर स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, जैसे फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये सारी चीजों में, या वाटर का ब्रेक डाउन कर कर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, एनर्जी के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। ये सारी चीजें हमने जैसा पहले आपको बताया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो वही चीज यहां भी कोरिलेट करता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कैसे बनता है, यही सारी चीजों के, यानी कि अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब होगा, यानी प्रोटीन का जब हम मेटाबॉलिज्म करेंगे तब अमाइनो एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड, जिसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, ये बॉडी में बनता है और इन्हीं का एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होता है, बहुत से ऑर्गेनिज्म में, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, मेमल्स में किडनी का इस्तेमाल होता है, बल्कि और बहुत से ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस के थ्रू ये नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाले जाते हैं, और बहुत से ऑर्गेनिज्म में ये गिल्स के थ्रू निकाले जाते हैं, और बहुत से ऑर्गेनिज्म में ये इनके लिए अलग से स्पेशल ऑर्गन होती है, जैसे मेल्पिगियन ट्यूब्यूल हो गया, या नेफ्रीडिया हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया, ये सारे चीजें ऑर्गन जो है इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो हम एनसीईआरटी के थ्रू बढ़ेंगे और जहां जैसी जरूरत लगेगी उस हिसाब से एक्सप्लेन करते जाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यहां हमने जो बताया कि कैसे कैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। यहां लिख के दिया है कि आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंगेशन, जैसे हमने बताया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा होगा, या एक्सेस इंगेशन, अधिक मात्रा में हमने ले लिया, जैसे अधिक मात्रा में हमने पानी पी लिया तो उसे निकालने की जरूरत होगी, तो एक्सेस इंगेशन हो गया। दीज सब्सटेंस हैड टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, ये सारे पदार्थ, ये सारे जो है सब्सटेंसेस हैं, या तो टोटली यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, या पार्शली या आंशिक रूप से, यानी या तो पूरा पूरा निकालना होगा या तो थोड़ा बहुत निकालना होगा, इसी को कहते हैं। दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल emphasis on the common nitrogenous waste. In this chapter you will learn, इस सबक में, इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे, इलिमिनेशन की मैकेनिज्म, प्रक्रिया, और क्या सीखेंगे, इलिमिनेशन यानी कैसे निकाला जाता है इन नाइट्रोजनस वेस्ट को, उसकी प्रक्रिया आप सीखेंगे। एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि विशेष रूप से जोर दिया गया है नाइट्रोजनस वेस्ट पे, किसमें, मैकेनिज्म ऑफ द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, जो अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, यानी ज्यादा जोर इस चैप्टर में किस पे दिया गया है, अमोनिया में, यूरिया में, यूरिक एसिड के इलिमिनेशन के मैकेनिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया है, कि किस क्रिया विधि द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को निकाला जाता है। वही एनसीईआरटी कह रहा है कि इस चैप्टर में आप उसके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये एनिमल के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ना कि प्लांट्स वगैरह के द्वारा। तो एनिमल्स में हमने बता दिया, जैसे ह्यूमंस हो गए, गाय, भैंस, बैल, बकरी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, चिड़िया हो गई, बर्ड्स जिसको कहते हैं, या फिर यूं कह ले कि फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब बर्ड्स, मेमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, ये सारी चीजें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर इट्स इलिमिनेशन। अमोनिया जो होता है सबसे हार्मफुल होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला एक हिसाब से कह लें आप, तो अमोनिया सबसे क्या, अमोनिया अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है, क्या है, मोस्ट टॉक्सिक। और इसमें इसके इलिमिनेशन के लिए, इसके रिमूवल के लिए बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, एक्सेस यानी अधिक मात्रा में, एक्सेस वाटर लॉस होता है, अधिक पानी की खपत होती है। ये जब अमोनिया निकालेंगे, अमोनिया क्या है, NH3, क्या है, NH3 अमोनिया। ये अमोनिया कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी प्रोसेस हम सीखेंगे इसी चैप्टर में। तो ये अमोनिया जो है हमारे
जैसे प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा या फिर मेटाबॉलिज्म होगा तब ये अमोनिया बनेगी। अमोनिया कहाँ बनेगी, क्यों बनेगी, ये सारी प्रक्रिया हम देखेंगे इसी एनसीईआरटी में। देखते हैं कि अमोनिया क्या रहेगा। अमोनिया हमारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू कहाँ बनता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है हमारा कहाँ, अमोनिया हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के द्वारा यूरिया के फॉर्म में हमारे इंसानों के अंदर ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया के ही फॉर्म में डायरेक्ट किसमें बनता है, अक्सर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे हो गया एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, और बोनी फिशेज में ये अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है, जो मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या यू कह लें नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये किसमें बनता है, अधिक मात्रा में रिलीज होता है किसमें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जैसे एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, बोनी फिशेस हो गया, और किसमें एक्वेटिक देख लें इसमें एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबिया, एक्वेटिक एम्फीबिया नंबर 1, नंबर 2 बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, और नंबर 3 किसमें, एक्वेटिक इंसेक्ट। अब ये कहेंगे एक्वेटिक इंसेक्ट क्या है, अभी मैं बताता हूं, सारे चीजों को एकदम डिटेल में समझाया जाएगा। ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज करने के लिए अधिक मात्रा में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अधिक मात्रा में वाटर लॉस करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं। कैसे, अभी वो भी मैं बताता हूं इसके एक्सक्रेशन में। अमोनिया के रिलीज करने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए यूं कह लें, देखिए ये एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, बोनी फिशेस हो गया, बोनी फिशेस, और एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया। एक्वेटिक इंसेक्ट में से जैसे झींगा, प्राण वगैरह ये हो गए, एक केकड़ा हो गया, ये सब एक्वेटिक इंसेक्ट में आते हैं, जो कीड़े मकोड़े हो गए एक्वेटिक इंसेक्ट में। तो जो भंवरा वगैरह हो गया, ये सारी चीजें देखते हो ना, पानी में भंवरा चलते रहता है, छोटा सा रहता है, या फिर यूं कह लें कि प्रांस हो गए, या यूं कह लें कि झींगा वगैरह हो गया, ये एक्वेटिक इंसेक्ट तो ही हैं, कीड़े हैं एक्वेटिक के। तो ये सारी चीजें जो होती हैं अमोनिया का रिलीज करते हैं। कैसे, किडनी के द्वारा क्या, नहीं, तब किसके द्वारा, क्या, बॉडी सरफेस के थ्रू ये करते हैं, किसके, बॉडी सरफेस। अब बॉडी सरफेस कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन क्या, यानी कि बाहर से एनर्जी की इस्तेमाल होगी इसमें, नहीं, बाहर से एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, नहीं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी चीज हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। जैसे एक कमरे में धुआं एकदम सुलगा देंगे तो बाहर की तरफ कम धुआं का डेंसिटी होगा, तो कमरे से धुआं बाहर की तरफ भागेगा, नहीं समझे। एक तरफ इतर की बोतल है, इतर की बोतल में ज्यादा सारा इतर भरा हुआ है, तो डिब्बी जब उसकी खोलेंगे तो क्या इतर की खुशबू बाहर डिब्बी में आएगी या डिब्बी से बाहर जाएगी, डेंसिटी इतर की कहां ज्यादा है, ज्यादा बोतल में है ना। या कमरे में धुआं सुलगाएंगे तो धुआं की डेंसिटी कहां होगी, कमरे के अंदर या बाहर, कमरे के अंदर ना, तो धुआं कहां, कमरे से बाहर की तरफ भागेगा या धुआं बाहर से अंदर की तरफ आएगा, हमेशा कमरे से बाहर की तरफ जाएगा ना। इसी तरीके से क्या इतर की खुशबू डिब्बी में से डिब्बी के अंदर आएगी या डिब्बी से बाहर जाएगी, डिब्बी के बाहर जाएगी ऑब्वियसली। तो ठीक उसी तरीके से हमेशा हायर से लोअर की तरफ भागता है कोई भी चीज। तो इसी तरीके से सिंपल डिफ्यूजन में जो अमोनिया होती है इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अधिक होती है और वाटर में कम होता है। तो इनके बॉडी सरफेस से, बॉडी के सेल से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू
वाटर में रिलीज हो जाता है अमोनिया। अमोनिया डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है, इसीलिए एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इनसे होता है। और दूसरा गिल सरफेस से होता है, किससे? बॉडी सरफेस और गिल्स से। अब गिल्स से किसमें होता है? देखिए यहां दिया हुआ एक बोनी फिशेस, बोनी फिशेस यानी हड्डी वाली मछलियां या जिनमें कांटे पाए जाएं। अब देखिए ये गिल्स उनके यहाँ होते हैं, फेफड़े होते हैं मछलियों में, तो इनके थ्रू अमोनिया का रिलीज हो जाना होता है, यानी इनमें किडनी का कोई रोल नहीं है। अमोनिया के रिलीज में जो सबसे टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है, और लीस्ट टॉक्सिक जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। क्या? यूरिक एसिड, यूरिया नहीं। यूरिया तो हम मेमल्स करते हैं, या फिर यूं कह मेमल्स बोले तो मेमल्स, हम मेमल्स बोले तो हम भी मेमल्स हैं, इसलिए हम मेमल्स हमने यूज किया वर्ड। मेमल्स में जो भी ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे यानी स्तनपान करेंगे, अपने बच्चों को जो भी एनिमल्स दूध पिलाता है वो मेमल्स होगा, और हर मेमल्स जितने भी दूध पिलाएंगे वो यूरियोटेलिक होंगे, यूरिक एसिड नहीं, यूरिको नहीं हमने कहा, यूरियोटेलिक यानी यूरिया का रिलीज करेंगे वो, यानी यूरिया रिलीज करेंगे वो, यानी उनके जो पेशाब के थ्रू यूरिया रिलीज होगा, एक्सक्रेट्रा जो उनका निकलेगा वो यूरिया के फॉर्म में निकलेगा। तो एक्वेटिक, ये अमोनोटेलिक है यानी अमोनिया का रिलीज करते हैं कौन? एक्वेटिक एम्फीबिया, बोनी फिशेस और एक्वेटिक इंसेक्ट। अब आता है मोस्ट टॉक्सिक हो गया, अब लीस्ट टॉक्सिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। दोस्तों इसको मैं मिटा दूं, ये सब अभी इंट्रोडक्शन है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो इसको हम ऐसा पिलाएंगे जैसे शरबत, और वो भी किस चीज का शरबत? जो आपको पसंद हो, चाहे वो एप्पल का ले लो, चाहे आम का ले लो, चाहे पाइन एप्पल का ले लो, चाहे गन्ने का जूस ही ले लो, जो आपको पसंद है उस हिसाब के शरबत को हम बनाएंगे और आपको पिलाएंगे। दोस्तों वादा करते हैं आपको ऐसी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाए। अब हमने क्या पढ़ाया था? अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट था, अब लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस, ये यस है दोस्तों, इसको जानते रहिएगा। कहा है कि थोड़ा हम जल्दी में रहते हैं ना रहुआ, तो ये आपको बुझाना चाहिए। नाइट्रोजिनस वेस्ट, अब वेस्ट मतलब तो आप जानते होंगे जो घर में कूड़ा करकट रहता है उसी को भी वेस्ट कहते हैं ना, यानी कि ये खराब पदार्थ है। मोस्ट लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक एसिड है। लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट मतलब, लीस्ट माने सबसे कम, लीस्ट लो, लोअर, लीस्ट, तो लीस्ट सबसे कम क्या है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। ये किस फॉर्म में रिलीज होता है और कौन कौन इसको रिलीज करते हैं ये भी जानना अहम है। कहते हैं ना तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ कि उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये ज्योग्राफिया यानी कि ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइंस, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह सब जानना तो अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो? तो ये जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, लेकिन क्यों टॉक्सिक लिस्ट है और कौन इसको रिलीज करता है ये भी जानना अहम है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा शेरो शायरी चलता रहेगा। ये यूरिक एसिड जो होता है दोस्तों सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसमें एकदम लीस्ट मात्रा में यानी कम मात्रा में वाटर का रिलीज होता है, यानी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या? मिनिमम, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर टू elimination of यूरिक एसिड। क्या? यूरिक एसिड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसके यूरिक एसिड के बॉडी के सरफेस में से निकालने के लिए बहुत ही कम मात्रा में वाटर का इस्तेमाल होता है, यानी बहुत ही कम वाटर का वेस्ट होता है इसके निकालने के लिए। कैसे? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में
यूरिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में वाटर का लॉस करती हैं। कैसे? बर्ड्स देखते हैं वो पैलेट, या तो पैलेट के फॉर्म में, पैलेट मतलब गोली की तरह, छोटे छोटे गोली की तरह, पैलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में अपने एक्सक्रीटा को निकालती हैं, वेस्टेज को निकालती हैं। कैसे? देखेंगे जब कबूतर वगैरह छिछी करता है ना, तो देखिए वो मंजन की तरह कोलगेट की निकालता है ना, थोड़ा एकदम पेस्ट की तरह। तो वो जो पेस्ट रहता है उसमें कुछ पानी वाला रहता है, कुछ पानी की तरह रहता है ना, वो यूरिन नहीं निकालता है। तो वो जो पेस्ट की तरह निकालता है उसमें उसका वाटर भी लॉस हो रहा है, वो मिनिमम मात्रा में है। और आपने देखा होगा इंसेक्ट वगैरह जो रहते हैं वो भी, रेप्टाइल्स हो गए। अब रेप्टाइल्स में छिपकली आपने दीवारों में अक्सर देखी होगी। क्या आपने कभी देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा मतलब यूरिन निकाल दे, या उसके एक्सक्रेटा इतने ज्यादा हो कि आपको पानी ऐसा नजर आए? ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करते हैं। तो क्या हो गया? रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और स्नेल हो गया। स्नेल बोले तो घोंघा। घोंघा देखा होगा आपने गांव में, धान की खेतों वगैरह में, तालाब वगैरह में। तो स्नेल, रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट। इंसेक्ट बोले तो जो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का यूज करते हैं। कैसे? इंसेक्ट में कॉकरोच इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये जो कॉकरोच वगैरह भी हैं ये भी इंसेक्ट हैं। तो ये अपने एक्सक्रेटा को रिलीज करने के लिए बहुत कम वाटर का यूज करते हैं, यानी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर इनके एक्सक्रेटा को रिलीज करने में होता है। तो क्या क्या इसमें है? सबसे ज्यादा लीस्ट टॉक्सिक, यानी सबसे कम टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला, सबसे कम नुकसानदायक क्या है? यूरिक एसिड है। इसको कौन कौन से लोग करते हैं रिलीज इसमें, या कौन कौन से लोग यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं? उसमें आ गया रेप्टाइल्स। क्या? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जैसे हम छिपकली ले लें, स्नेक ले लें, सांप वगैरह, या और भी जो चीजें हैं, गोह वगैरह, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो ये देखिए रेप्टाइल्स हो गया नंबर 1, रेप्टाइल्स। नंबर 2 बर्ड्स, जितने भी चिड़िया हैं बर्ड्स, ये भी, चाहे वो मुर्गी देखो ना पच से मारती है उसका एक्सक्रेटा, एकदम देखो मंजन की तरह पेस्ट, तो वो भी बर्ड्स ही है। या कबूतर देखा होगा आपने, या गौरैया देखा होगा, तो वो जो एक्सक्रेटा निकालते हैं ना, या कौवा छीछी कर दिया ऊपर, तो जो उनका एक्सक्रेटा होता है, यानी उनका मल जो होता है उसमें कुछ गीला गीलापन होता है, वो ही वाटर का लॉस कराते हैं, ना कि वो यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं। तो ये बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। तीसरा हम देख लें स्नेल। स्नेल मतलब घोंघा। ना जान पाओ तो भैया यहां लिख देते हैं, घोंघा देसी भाषा में। घोंघा खाए हो? घोंघा खाते हैं कुछ हमारे इंडिया में, हमने देखा है लोग तालाब वगैरह के पास गोनी गोनी लेके, हमारे गांव में हम रहते थे तो आते थे, कोई एक जनजातियां, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो लोग लेके जाते थे और बोलते हैं इसको खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, हाई प्रोटीनियस से होता है। हालांकि कुछ भी हो भाई, हमने तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोग खाते हैं। तो ये घोंघा हो गया। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल और इंसेक्ट। क्या? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये भी कम वाटर लॉस करते हैं। हालांकि ये पढ़े लिखे कॉकरोच है, इसीलिए और कम वाटर लॉस करते हैं ना, क्योंकि जल ही जीवन है। जान लो, ये जो कॉकरोच अभी चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे, ये पहले ही से अवेयर थे कि पानी बचाना है धरती से। देखिए ये इंसेक्ट, हालांकि मजाक है। तो ये इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल और इंसेक्ट। रेप्टाइल्स सरीसृप में जो आ जाए, चाहे वो छिपकली हो या और कोई भी चीज हो, सांप वगैरह हो या कुछ भी हो, जो रेप्टाइल्स में आते हैं। बर्ड्स में जो है चिड़िया, जो भी चिड़िया हो वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करती है। स्नेल यानी घोंघा या इंसेक्ट हो गए जो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो मकड़ी हो या कॉकरोच हो या और आपने जो कीड़े मकोड़े देखे होंगे, वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करते हैं। तो इसीलिए ये जो है यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं। अभी मैं यहां और चीजें एक्सप्लेन करूंगा। एक टेलिज्म होता है, एक टेलिक होगा। जैसे अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म जो है वो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया है, इसीलिए इसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और अमोनोटेलिक
जब टेलिज्म आएगा तो प्रोसेस मतलब यानी कि प्रक्रिया क्या है निकालने की, उसको टेलिज्म कहेंगे। और टेलिक जब आएगा तो जो जो निकालता है उसको कहा जाएगा। जैसे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक कौन हो गया? बोनीफिशस हो गए, बोनीफिशस हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए और एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, ये अमोनोटेलिक है। बोनीफिशस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक है। लेकिन रिलीज ऑफ द अमोनिया यानी प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, यानी कि अमोनिया के रिलीज करने की जो प्रक्रिया है उसको अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनिया कैसे रिलीज होता है? अमोनिया बॉडी सरफेस से और गिल सरफेस से रिलीज होता है, यही प्रोसेस है। यानी कि बॉडी सरफेस से रिलीज होना और गिल सरफेस से रिलीज होना, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अमोनोटेलिज्म। इसी तरीके से यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिज्म होता है, यही हम बता देते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये दो चीजें हैं, इसमें जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजें क्लियर करना यहाँ बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिज्म, वर्ड पे ध्यान देना, यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिज्म। देखिए दोस्तों यहां टेलिक वर्ड आया है, टेलिक, और यहां टेलिज्म आया है। जैसे हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इज्म जो आ रहा है, ऐसे यहां लिज्म आया है। यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, जब टेलिक वर्ड आया यानी कि कौन रिलीज करता है, किसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। और टेलिज्म जब आया तो प्रोसेस में जो आ गया, जो प्रक्रिया किस तरीके से, प्रक्रिया के थ्रू, किस प्रक्रिया के थ्रू इस चीजों का रिमूवल होता है, वो चीजें हो गई। जैसे अब ये यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक क्या है? यूरिक एसिड का रिलीज करने वाला कौन है? कौन ऑर्गेनिज्म जो है जो यूरिक एसिड का रिलीज करता है? तब हम आ जाएंगे उसमें रेप्टाइल, बर्ड्स, स्नेल और इंसेक्ट, ये यूरियोटेलिक है। क्या है? यूरियोटेलिक, यानी यूरिया का रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं। यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरियोटेलिक नहीं, यूरिकोटेलिक, ये अच्छा हुआ बताते, ध्यान आ गया। यूरिको रहेगा यहाँ, यूरिक एसिड है ना इसलिए, तो यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और ये यूरिकोटेलिज्म क्या रहेगा यहाँ? यूरियो नहीं, यूरिकोटेलिज्म। यूरिया अगर रहता है तब यूरियोटेलिज्म रहता है, यूरिकोटेलिज्म। देखिए ये यूरिको इतना आया और ये टेलिज्म इधर आया। ये यूरिको मतलब यूरिक एसिड, यूरिको मतलब यूरिक एसिड, और टेलिक मतलब कौन रिलीज कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल चीज है इसके बारे में, इसके लिए यूरिक एसिड के रिलीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, कौन निकाल रहा है यूरिक एसिड को, तो उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, टेलिक। और जो प्रोसेस हो रही है, किन विधि द्वारा, किन प्रक्रिया द्वारा यूरिक एसिड का निकालना पाया जाता है, प्रोसेस क्या है, उसको टेलिज्म कहते हैं। तो ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, ये देखिए यहां पे आ जाए। एनसीईआरटी क्या कहता है? सम अमाउंट ऑफ द reptile, birds and snail and insect excrete nitrogenous waste as a uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो मिनिमम लॉस ऑफ, जैसे हमने बताया कि इनके जो वेस्ट होते हैं, इनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है या एक्सक्रेटा होता है या मल कह ले, इनका जो इनका मल होता है, इनमें बहुत ही कम मात्रा में पानी पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं। जैसे कौवा कभी सिट कर दिया, कबूतर सिट कर दिया, मुर्गी को आपने सिट करते हुए देखा होगा जो ऊपर, तो देखा होगा ना आपने, कई बार जा रहे हैं और आपके टकले पर उसने करके चल दिया, तो वो जो करता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, थोड़ा गीला गीला होता है, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी इनमें यूरिक एसिड पाया जाता है। और ये कौन कौन से हैं? रेप्टाइल, बर्ड्स, स्नेक और इंसेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक यानी यूरिया का रिलीज जो करते हैं, जितने भी मेमल्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। मेमल्स जो
जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। अब अपने बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? जैसे हम ह्यूमंस हो गए, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, चीता हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गई, जो अपने बच्चों को, व्हेल्स हो गए, ये जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ये यूरिया का रिलीज करते हैं। क्या? यूरिया का रिलीज करते हैं। इसीलिए इन्हें बर्ड्स देखो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, इसलिए वो यूरिकोटेलिक में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडे देते हैं। जो अपने बच्चों को दूध पिलाएगा वो मेमल्स हो जाएंगे। मेमल्स माने स्तन जिनमें पाया जाए, स्तन ग्रंथियां जिनमें पाए जाए, मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें पाए जाए, तो वो यूरिकोटेलिक के पहचान बता रहा हूं आपको। हालांकि आप ऐसा अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कि कौन यूरियोटेलिक है, यानी यूरिया का रिलीज कौन करता है। जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाए, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, वो मोस्टली यूरियोटेलिक ही होते हैं, यानी यूरिया का रिलीज करेंगे। आइए हम यहाँ देखते हैं कि अब मिडिल में जो ना बहुत ज्यादा वाटर का लॉस कराते हैं ना बहुत कम वाटर का लॉस कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक, यानी यूरिया का रिलीज करते हैं वो, तो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरियोटेलिक कौन कौन से हैं वो भी अभी हम बता देंगे यहीं पे। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स, इसमें भी कौन कौन से हैं वो भी बता देंगे और कितने प्रकार के होते हैं वो भी। देखिए इनमें भी दो चीजें होती है, एक यूरियोटेलिज्म और एक होता है यूरियोटेलिक। यूं कह लें, इस हिसाब से बना देता हूं। यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिज्म आप समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार बताना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। यूरियोटेलिक वो जो यूरिया का रिलीज करेंगे, यानी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया का रिलीज करेंगे। और यूरियोटेलिज्म जो होगा, जो यूरिया का रिलीज करने की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसे हम यूरियोटेलिज्म कहेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं जो यूरिया का रिलीज करते हैं। नंबर 1 हमने जैसे बताया था पहले ही आपको, मेमल्स। मेमल्स क्या होंगे आप जानते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाएं, स्तन ग्रंथियां पाई जाएं, यूं कह लें स्तन ग्रंथियां, हिंदी में भी लिख दूं, या मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएं। पाई जाएं मेमल्स, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, हाथी, चीता, हिरन, शेर, भेड़, बकरी, कुछ भी हो गया, वो मेमल्स। नंबर 2 मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मेनी यानी बहुत सारे, अधिकतर, यूं कह लें मेनी टेरेस्ट्रियल। मेनी क्या है? टेरेस्ट्रियल। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। गड़बड़ा जा रहा है यार। एम्फीबियंस। और नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? मेराइन फिशेस। क्या? मेराइन फिशेस। इसका मतलब क्या समझे आप? मेराइन फिशेस, अभी मैं समझा दे रहा हूं। इधर सब चीज एक दूसरे से लिंक है। मेमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मेराइन फिशेस, ये चीजें आप अभी एकदम कोरिलेट करेंगे। इनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। मेमल्स जो हमने बताया, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ भी हो गया जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को,
वो मैमल्स हो गई। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, बहुत सारे एम्फीबियंस, मतलब एम्फी मतलब एम्फीबियंस यानी दो जगह निवास करने वाले, यानी पानी में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे, एम्फीबियंस उनको कहते हैं। उभयचर जिनको हम हिंदी में कह लें, तो मेनी है, एम्फीबियंस डायरेक्ट नहीं है, यानी अधिकतर एम्फीबियंस जो होते हैं, यानी ज्यादातर एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का रिलीज करते हैं। और मेराइन फिशेज, मेराइन फिशेज मतलब यानी कि खारे पानी वाली मछलियां, यानी समुद्रीय मछलियां जो खारा पानी पाए, नमकीन पानी वाली मछलियां जो होती हैं। अब मैराइन फिशेस मतलब समझ ही गए होंगे, और हमने मेमल्स भी कहा था। मेमल्स आप समझ सकते हैं कि ब्लू व्हेल का नाम का एक मछली होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो वो मैराइन भी होता है, वो समुद्र में ही पाया जाता है, नदी में नहीं पाया जाएगा व्हेल, नदी में पाया जाएगा तो गौवा भर वैसे डरा जाइए। तो मैराइन फिशेस भी होते हैं, तो ये यूरिया का रिलीज करते हैं। इसीलिए देखते हैं ना कि हम ह्यूमंस कभी भी कहते हैं जाए थे 2 नंबर जाए थे भैया, 2 नंबर बोले तो वो यूरिनेट भी करते हैं और एक्सक्रेटा भी रिलीज करते हैं। तो हम जब कभी भी 2 नंबर जाएंगे तो दोनों होगा, यानी पेशाब और टॉयलेट दोनों करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है। एक आदमी दिन में 24 घंटे में कितना बार, लगभग 1-1.5 लीटर यूरिनेट करता है, यानी पेशाब रिलीज करता है। तो हम क्या हैं, यूरियोटेलिक है, यानी यूरिया का रिलीज करते हैं। तो इसी तरीके से ये यूरिया, हम ना ज्यादा बहुत ज्यादा वाटर का लॉस करते हैं, ना बहुत कम वाटर का लॉस करते हैं। यानी जब हम अपना एक्सक्रेटा रिलीज करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो हम मीडियम में पानी का रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रेटरी वेस्ट को निकालने के लिए। तो किसमें से क्या आते हैं, मेमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस। तो होप यू बच्चों आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीजें ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके हमसे पूछें, हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी को एक बार रिसाइट कर लें ताकि आपका भय, आपका संशय दूर हो जाए। जो चीजें एनसीईआरटी में थी हमने बता दिया, फिर भी एक सरसरी निगाह डाल देते हैं। The process of excreting ammonia is the ammonotelism. Many bonifacious aquatic amphibians, aquatic insect and are ammonotelic. Aquatic amphibian, aquatic insect और bonifacious। अब जानते हैं कि मछली जो है वो भी पानी में पाई जाएगी, एक्वेटिक लगा है एम्फीबियंस में तो यानी जल में पाई जाने वाली होगी, एक्वेटिक इंसेक्ट यानी जलीय कीड़े, तो ये सारे जो जल में पाए जाने वाले होंगे वही खाली अमोनिया का रिलीज करेंगे। और फिर देखते हैं कि अमोनोटेलिक इन नेचर, यानी कि वो प्रकृति से, वो प्रवृत्ति के आधार पर अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का रिलीज करते हैं। अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्युबल जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू द गिल सरफेस इन फिशेज एंड अमोनियम आयन किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। देखिए ये बताया गया है कि बॉडी सरफेस के थ्रू अमोनिया का रिलीज होता है बहुत सारे उसमें, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट में और बोनी फिशेज में जो होता है अमोनिया का रिलीज गिल्स सरफेस से होता है। यानी ये गिल जो गलफड़ा रहता नहीं है, जो लाल लाल दिखाई देता है मछलियों में हम उठाते हैं इनका ये गलफड़ा, तो उसके द्वारा अमोनिया का रिलीज होता है। किडनी का इसमें कोई रोल नहीं है अमोनिया के रिलीज करने में। तो ये चीजें हैं। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिएट द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया एंड द यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन यानी जो जलीय जंतु हैं, जो जलीय नहीं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जिसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, यानी कि जो जमीन पर पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे वो लेजर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिलीज करते हैं, यानी कि कम हार्मफुल, कम नुकसानदेह चीजों का एक्सक्रेटा एक्सक्रीट करते हैं। जैसे अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है लेकिन ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिलीज करते हैं। कैसे? अब ये अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूरिया और यूरिक एसिड में, तो इससे कम लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी लेस लॉस ऑफ वाटर होगा, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का वाटर लॉस होगा और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होंगी। तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और यूरिया को किडनी द्वारा रिलीज आउट कर देते हैं। या फिर इंसेक्ट में एमएलपीगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जैसे
कॉकरोच वगैरह में, इस समय कॉकरोच बहुत ही मशहूर है, वो कहीं भी जंतर मंतर या मुंबई दादर वगैरह में मिल जाएंगे आपको। तो ये जो है ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा, इनमें किडनी का कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, अभी आगे हम ये भी बताएंगे किनमें किडनी का रोल होता है, किनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स या अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो पहले यहाँ इतना जान लें। हाँ, हम कहाँ चर्चा कर रहे थे, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन its removable terrestrial adaptation necessitate the production of the lesser toxic nitrogenous waste like the urea, uric acid for the conservation of the water। वाटर संरक्षण करने के लिए, जल को बचाने के लिए इनमें ऊपर वाले ने ऐसी प्रकृति बना दी है, जो जमीन पर पाए जाने वाले जीव होते हैं वो लेजर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, और फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, यानी वाटर को बचाने के लिए भी, नहीं तो बहुत पानी लगता दोस्त। हाँ, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea are called ureotelic animals। ammonia produced by the metabolism is converted into the urea। ammonia produced by metabolism यानी पाचन क्रियाओं के द्वारा, जो प्रोटीन का पाचन होता है तब अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, इनटू द यूरिया इन द लीवर। अब ये यूरिया अमोनिया जो होता है लीवर में जाकर यूरिया में कन्वर्ट होता है। क्या? यूरिया में कन्वर्ट, अमोनिया जो होता है NH3 अब जाकर यूरिया में कन्वर्ट होगा। कहाँ? लीवर में। किसमें? स्थलीय जंतुओं में, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे, या इंसेक्ट में जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले होंगे, बर्ड्स हो गए, मेमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गया, स्नेल हो गया, ये सारे में जो अमोनिया होगी वो लीवर में जाकर कन्वर्ट होगी। इसीलिए लीवर का भी अहम रोल है, लीवर भी हमारे जिंदगी के लिए अहम है। फिर किडनी है, कहते हैं ना कि जो दारू वगैरह पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब होता है। वो काम क्या करता है? वो यही काम करता है, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करता है। जब हम कोई पेय पदार्थ पीते हैं तो उन्हें भी वो फिल्टर करने का काम करता है। तो इसे ही, इसीलिए जो दारू वगैरह पीते हैं ना, पी के टुन रहते हैं, तो उनका लीवर और किडनी दोनों डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या जो ज्यादा दवा वगैरह खाते हैं, शुगर के पेशेंट के अक्सर देखोगे लीवर और किडनी दोनों खराब होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में दवा खाते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है। जहां में आएगा ऐसा थोड़ा बहुत उदाहरण दे दिया करूंगा। ammonia produced by the metabolism is converted into the urea in the liver of these animals and released into the blood which is filter। अच्छा, लीवर में जब ये अमोनिया यूरिया में बदल जाते हैं तब ये ब्लड में रिलीज आउट कर दिए जाते हैं, और ब्लड फिर कहा जाता है फिल्टर होने के लिए? किडनी में, और किडनी इसे फिल्टर कर यूरेथ्रा में रिलीज कर देती है, और ये बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं। किसके थ्रू द्वारा? यूरिन के थ्रू द्वारा। मे बी रिटेन, और कुछ यूरिया मे बी रिटेन इन द मैट्रिक्स ऑफ द किडनी। कुछ यूरिया जो है हमारे किडनी में रिटेन कर दिए जाते हैं, यानी बचा लिए जाते हैं। क्या? मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोसिस मेंटेन करने के लिए, या समस्थैतिकता हिंदी में जिसको हम कह लें, बनाए रखने के लिए, बॉडी के क्रिया को, साइकिल को चलाने के लिए, जो मेंटेन करने के लिए कुछ मात्रा में हमें यूरिया हमारे किडनी के मैट्रिक्स में बचा ली जाती है। अधिकतर तो रिलीज आउट कर दी जाती है, लेकिन कुछ बचा ली जाती है होमोस्टेसिस के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी को। तो वही कह रहा है यहाँ, देखिए आगे कहा भी होगा एनसीईआरटी ने, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। जो फिल्टर किया जाता है किडनी से और रिलीज भी किया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड, कुछ मात्रा में यूरिया में भी हो सकता है, में भी, जरूरी नहीं है कि बचा ही लिया जाए, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिया में भी का वर्ड आया है, यानी बचा लिया जाता, हो सकता है बचा भी लिया जाए। इन किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। reptile, birds and snail and insect excrete nitrogenous waste as a uric acid in the form of the pellet and pest। पैलेट मतलब जानते हो? रेड़ी, छोटे छोटे सब गोली गतिन रहता है ना, रेड़ी। आप ये सोच लें कि आयुर्वेदिक की दवा है, वो जो पैलेट की तरह, रेड़ी की तरह गोली रहती है ना, उसकी तरह से भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में, यानी बर्ड्स में, रेप्टाइल में, स्नेल में, जो उनका एक्सक्रेटा रिलीज होता है, मल रिलीज होता है, और किसी में पेस्ट की तरह, जैसे कबूतर और मुर्गी वगैरह जो रिलीज करते हैं अपना एक्सक्रेटा, मल त्याग करते हैं, वो गीला होता है, पेस्ट की तरह होता है, जैसा मंजन रहता नहीं है, टूथपेस्ट, उस तरीके से रहता है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी बता रहा है। आर कॉल्ड यूरियोटेलिक।
पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरोटेलिक एनिमल्स। ए सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनिमल किंगडम का जब सर्वे किया गया, निरीक्षण किया गया उनका, तब देखा गया कि अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, यानी जो निकालने वाले तंत्र हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मतलब त्यागने वाले, जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने वाले हैं, उनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है। किसी में मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स है, किसी में किडनी है, तो वही बताना चाह रहे हैं यहाँ। इन द मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर आर द सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स? डू यू नो? आइए देखते हैं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और एक आ गया वर्टिब्रेट्स। ये दोनों समझे समझाए लग रहे हैं, जैसा लगता है कि ननिहाल के मामा फूफा के लड़के हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये जो आपके खाला और मामा फूफा के लड़के हैं, इनका मकसद मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, इन वर्ड में समझिए, इन मतलब नहीं, वर्टिब्रेट्स कसे रुकिए, आ कसे रुकिए, ये है आ कसे रुकिए। अब इतना ठोस हिंदी भैया सर आप हमें उलझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए, इनवर्टिब्रेट आ कसे रुकिए, जिनमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो, नहीं पाई जाए, नहीं पाई जाए, उन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं। क्या? इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब आप उससे अंदाजा लगा लें कि किनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या इंसेक्ट में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? क्या केचुए में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो चारा लगाते हैं? क्या कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? क्या लीच में, जोंक में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? नहीं दोस्तों। तो जिनमें नहीं पाई जाएगी वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, जैसे हम ह्यूमंस हैं, गाय भैंस बैल बकरी में पाई जाती है, या यूं कह लें कि बर्ड्स में, चिड़ियों में पाई जाती है, तो ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, कसे रुकी हैं। ये इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें कहते हैं क्या? इनवर्टिब्रेट्स। ये देखिए, और ये जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, जिनमें रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी अगर आप इतना भी गंवा रहे हैं तब भी बता दे रहे हैं, भाई भैया देखो ये मुड़िया ऐसे शुरू होते, पिछवा ये रीढ़ की हड्डी है। इतना अगर गंवा रहे हो तो इतना समझ लो, ये रीढ़ की हड्डी है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो वर्टिब्रेट है। हड्डी पाई जाए उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सोचा कि कंफर्म करा दूं। वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये देखिए, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब इनके आधार पर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। किसी में ट्यूबुलर होगा और किसी में कम्प्लेक्स होगा। तो ट्यूबुलर किस में होता है और कम्प्लेक्स किस में होता है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे हमने बताया ना कि ये जानना अहम है, तो इनमें ट्यूबुलर होगा, यानी गोलाकार होगा। ट्यूबुलर मतलब गोलाकार। किसमें? इसमें, इनमें ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्यूबुलर होगा। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूबुलर फॉर्म में होगा। और इनमें क्या होगा? कम्प्लेक्स होगा। क्या? कम्प्लेक्स। अब ये क्या बात है भैया सर, आप बोले थे बहुत आसान भाषा समझाएंगे, आप तो कठिन कठिन बता रहे हैं। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। कम्प्लेक्स, ना घबराएं, हम यही है, कहीं जा थोड़ी रहे भैया, काहे चिंता करो तो बाबू।
कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे। अब कम्प्लेक्स क्या है, यानी जटिल होगा इनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यानी किडनी होगी, किडनी होगी। और किडनी कितना जटिल है, इनमें मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, इनमें मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं, कई सारे संरचनाओं से मिलकर तब किडनी बनता है। तो इसलिए ये कम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं किनमें, वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में। तब तो हमारे अंदर गुर्दा है भैया, किडनी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए एनसीईआरटी के थ्रू और आगे बढ़ते हैं, जहां जैसी जरूरत रहेगी हम उसे और सिंपलीफाई वे में समझाएंगे दोस्तों। आई एम हियर टू ब्रेक डाउन द एवरी कम्प्लेक्स टॉपिक इन ए स्मॉल सिंपल वन। द मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। इनमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर गोलाकार में, और इनमें कम्प्लेक्स में organ called tubular forms, whereas the vertebrates have the complex tubular organs called kidney। देखिए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे। का ई है भैया, किडनी, किडनी जिसको हम गुर्दा या वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा या वृक्क हिंदी में। समझ में आया, ये किडनी है। का दिन का तोरे कति किडनियां बेच के आई जाई। बहुत लोगों को देखोगे गांव में, अगर पैसा मांगेंगे और जो लोग बच्चे शहर में रहते हैं तो कहीं का तुम्हें कति किडनियां बेच दी। तो ये किडनियां ना बेचो भैया, बहुत जरूरी है। हाँ, तो सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर द मेंशन्ड हियर। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब चिपटे किर्म में, फीताकर्मी में, जो जिनका बॉडी स्ट्रक्चर चिपटा हो, एकदम पतला हो, फीता किर्म जिनको कहते हैं। फ्लैट वार्म, फ्लैट वार्म यानी चपटे किर्म के हैं। वार्म माने कीड़ा और फ्लैट माने चिपटा, जिसको प्लेनेरिया भी कहते हैं। उनमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल पाई जाती है। क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रेशन करने में, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए उनमें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है। Protonephridia, the flame cell are the excretory structure in the platyhelminthes। flatworm यानी चपटे किर्म या चपटा कीड़ा, यूं कह लें। आप देखे होंगे अगर 10th 12th आपने किया होगा, 12th किया होगा, आप लेबोरेटरी में गए होंगे बायोलॉजी के, तो आपको एक जार में ऐसे चपटा की किर्म दिखाया गया होगा। अगर नहीं देखे होंगे, आज ही आप गूगल पर सर्च मारिएगा, आपको फ्लैटवर्म का स्ट्रक्चर देखना अहम है, तभी तो आप जान पाएंगे। वो फीता किर्म भी उसको कहते हैं हम, टेप वार्म जिसको कह लें, यानी टेप वार्म फीता की तरह दिखाई देता है, उसे फ्लैट वार्म कहते हैं। प्लेनेरिया जो है चिपटा कीड़ा है, उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल जो है किडनी का रोल अदा करते हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए उन्हें चिपटा किर्म कहते हैं। आइए देखते हैं। Platyhelminthes, rotiform, some annelids are the cephalocardiac एम्फियोक्सस। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल पाए जाते हैं, वो भी देख लें। यहाँ एनसीईआरटी क्या कहता है, इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, चलो मिटा देते हैं इसको। प्लेनेरिया जिसको हम या कह लें कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, या फ्लैटवर्म कह लें, प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म ये एक हो गया। नंबर 2 रोटीफर, नंबर 3 रोटीफर प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया हो गया, रोटीफर हो गया, और कुछ एनिलिड, सम
एनिलिड। एनिलिड क्या है ये भी जानना जरूरी है। कुछ कुछ वर्ड आप समझ ले जाएं और कुछ नहीं समझ पाएंगे तब दिक्कत आएगी। एनिलिड्स, सम एनिलिड्स, इसका मतलब क्या, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल पाए जाते हैं। सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकार्ड, 4 सिफेलो कार्डेट्स, सिफेलोकार्डेट्स, जिसको एम्फियाक्सिस कहते हैं। क्या, एम्फियाक्सिस। इन सभी में सम एनिलिड्स जिनमें एनुलस यानी कि गोल गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी सरफेस पे पाई जाएगी, जैसे कटिए में लगाने वाला जो केचुआ रहता है ना, जिसको हम फेरिटिमा पॉस्थ्यूमा कहते हैं, या एस्केरिस लिम्ब्रिकाइड जो हमारे पेट में पाया जाने वाला केचुआ रहता है, या लीच देखते हैं आप यानी जोंक देखते हैं, इन सारे के बॉडी पर ऐसे गोल गोल सर्कल तरीके से इनका बॉडी बना हुआ रहता है। तो इसी को एनिलिड्स कहते हैं। एनुलस लाइक स्ट्रक्चर उनका बॉडी होता है। तो कुछ एनिलिड्स में, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल। क्या, इन सभी में प्रोटोनेफ्रीडिया या आर माने या, फ्लेम सेल। क्या, फ्लेम माने आग वाला नहीं, फ्लेम सेल पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। किसके लिए, एक्सक्रेटरी वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए, प्लेनेरिया में या प्लेटी हेलमिंथीज में, ये यल रहेगा, टी नहीं रहेगा, प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लेटवार्म में, रोटीफर में, सम एनिलिड्स में, सिफेलोकार्डेट्स जिसको हम एम्फियाक्सिस कहते हैं, इन सभी में एक्सक्रेटरी वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो किडनी की तरह इनमें भी रोल करती है। क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल। ये सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को निकालने में इन लोगों में ये चीजें अहम रोल अदा करती हैं। ये जानना जरूरी है दोस्तों। एनसीईआरटी में आपको ऐसे लाइन में दे दिया है, आप ये याद करने के लिए ऐसा लिख लें और इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हम कथा और भागवत नहीं सुना रहे हैं, तो आप पेपर पेन जरूर लेकर यानी नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे और एनसीईआरटी लेकर भी बैठे साथ में। आइए फिर देखते हैं एनसीईआरटी में आगे क्या कहता है। Protonephridia are the primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation, that is the osmoregulation. प्रोटोनेफ्रीडिया जो है आयनिक वॉल्यूम, आयनिक बोले तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट और सल्फेट, ये सारी चीजों को यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन ये आयन हैं और इनके बैलेंस को इनके मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोलैरिटी यानी बराबर बन रखने के लिए, ना ज्यादा कम ना बहुत कम ना ज्यादा, यानी बराबर मात्रा में रखने जितनी बॉडी को आवश्यकता है ये ही प्रोटोनेफ्रीडिया मेंटेन करता है। क्या, प्रोटोनेफ्रीडिया मेंटेन करता है। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म एंड द एनिलिड्स। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। अब देखिए नेफ्रीडिया, ये प्रोटोनेफ्रीडिया था। प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया ये दोनों में अंतर समझिए। प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया, पहले फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है ये समझ लें। ये कम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का है। कई सारे स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, कई सारी नलिकाएं मिलकर ये प्रोटोनेफ्रीडिया बनती है, यानी कम्प्लेक्स यूनिट है ये। और ये सिंगल यूनिट है। फ्लेम सेल एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल यूनिट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए, जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया कम्प्लेक्स होता है यानी कई सारे नलिकाओं का एक ग्रुप होता है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल दोनों का काम वही है, लेकिन ये सिंगल यूनिट है और ये कम्प्लेक्स यूनिट है। चीजें समझ में आई। अब आते हैं नेफ्रीडिया के बारे में। प्रोटोनेफ्रीडिया समझ लिया आप, अब नेफ्रीडिया किसमें किसमें अहम रोल अदा करता है वो भी समझ लिया। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों।
दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें उन बच्चों तक जो जिन्हें बायो समझ में नहीं आता है या अभी तक वो बायो समझने में असमर्थ थे। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या करता है? नहीं, नेफ्रीडिया ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने में अहम रोल अदा करते हैं। ये जो नेफ्रीडिया वगैरह हो गया, प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया। ये देखिए अर्थवार्म में किसमें? अर्थवार्म, अर्थवार्म और किसमें? एनिलिड्स में। अदर एनिलिड्स का वर्ड आया है यहां, अदर एनिलिड्स। अब ये चीजें आपको तो यहां पहले ही बता दी गई हैं। देखिए नेफ्रीडिया ये भी वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट करने में मदद करता है या इलिमिनेट करने में मदद करता है। अर्थवार्म, अर्थवार्म मतलब वही केचुआ जो कटिए में लगाकर मछली पकड़ी जाती है। अर्थ माने जमीन पर और वार्म माने कीड़ा। वही जो किसानों का दोस्त कहे जाने वाला केचुआ होता है वही है ये अर्थवार्म। और अदर एनिलिड्स दूसरे जैसे एस्केरिस या एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स हो गया या नेरीज, हेट्रोनेरीज जो हो गए, जो रेतीले जगह पर पाए जाते हैं। नहीं है, देखें आप समुद्र किनारे में जाएंगे रेत पाया जाएगा या नदी उदी के किनारे, तो जो रेतों में पाए जाने वाले ऐसे गोला किर्म रहते नहीं है, रेत में रहते अंदर घुस जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं अदर एनिलिड्स। और दूसरे जो जो कीड़े हैं जो कछुए वगैरह की तरह पाए जाते हैं जिनकी बॉडी गोलाकार होती है और एनुलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर उन पे पाया जाता है, अदर एनिलिड्स, चाहे वो लीच हो, कछुआ, चाहे जोंक वगैरह ही क्यों ना हो, एनिलिड्स में आते हैं। तो ये नेफ्रीडिया इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इलिमिनेट करने में मदद करता है दोस्तों। और आयनिक ऑस्मोलरिटी बैलेंस करता है, यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन इनकी मात्रा को मेंटेन करता है, ना ज्यादा कम होने देता है और ना ही बहुत ज्यादा होने देता है। इस तरीके से Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insect including cockroach. Malpighian tubules, अभी हमने प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, फ्लेंसेल के बारे में चर्चा की थी। अब आते हैं मेल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। मैलपीगियन जिसको बहुत लोग मैलपीजियन भी कहते हैं, जो आप कह ले जाएं वही है, बस खाली समझना जरूरी है। मैलपीगियन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं। किनमें? इंसेक्ट में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज आउट करने में। किनमें? इंसेक्ट में। इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं या इलिमिनेट करते हैं। क्या? इंसेक्ट कौन से? काकरोच जनता पार्टी। किसमें? काकरोच में। किनमें? कॉकरोचेस में या कॉकरोच में। वही तिलचट्टा ये का कहा तीन हिंदी में का तिलचट्टा। तिलचट्टा और भयानक है ये तिलचट्टा जो नक्चरनल है, यानी जिसे रात में दिखाई देता है ये। और एक चीज और बता दूं, कॉकरोच का ब्लड जो होता है वो लाल नहीं होता है, इसलिए इनके ब्लड सफेद होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। ये अलग जानकारी हो गई। तो ये कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इलिमिनेट करने के लिए। आइए देखते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ऑस्मोरेगुलेशन। और इनमें भी आयनिक बैलेंस, यानी कि एक काम नहीं करता है, जैसे किडनी हमारी सिर्फ यूरिया का रिलीज नहीं करती है, वो भी आयनिक बैलेंस मेंटेन करती है। हेनले लूप का आपने नाम सुना होगा ना,
असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, या डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या फिर जो है और कई उसमें ऑर्गन हैं जो हमारे ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, वासा रेक्टा, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से इनमें भी ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो किडनी की तरह ही फंक्शन करते हैं, यानी कि आयनिक बैलेंस भी बनाए रखते हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव भी करते हैं। Malpighian tubules help in the removal of the nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal gland or green gland perform the excretory function in the crustacean like prawn. Antennal gland, एक और चीजें यहाँ आप जान लें, फिर हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। क्रस्टेशियन लाइक प्राण, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, क्या ग्रीन ग्लैंड। अब इसका मतलब क्या समझे, ये ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथियां, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ चीज सिक्रेट करती है ना, ग्लैंड्स का काम होता है। तो ये एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये किसमें पाई जाती हैं, क्रस्टेशियन लाइक प्राण। क्रस्टेशियन मतलब प्राण में, प्राण में किसमें, क्रस्टेशियन, यहां वर्ड आया है क्रस्टेशियन लाइक, जैसे प्राण में। अब ये कहा कहीं निकल ना जाए बॉडी से प्राण, अरे वो वाला नहीं, ये प्राण प्राण वाला प्राण नहीं है, ये प्राण पखेरु उड़ जाने वाला, ये प्राण पखेरु वाला नहीं प्राण है ये। हाँ, ये जो प्राण है, ये प्राण आप खाते हैं मछलियों की तरह, झींगे की तरह होता है, बड़ा सा जो बड़ा झींगा होता है उसी को प्राण कहते हैं। हाँ, तो ये प्राण वो प्राण है झींगे की तरह पाया जाने वाला, बड़ा सा झींगा होता है। तो उनमें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इलिमिनेट करने के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए। किनमें, प्राण में। प्राण बोले तो बड़े वाले झींगे में, जो 800-900 रुपए किलो अपने इंडिया में मिलता है, विदेशों में इसकी कीमत 2500, 2000, 2500 होती है। हाई प्रोटीनेशियस होता है, खाने में बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक जरूर भेजें जिन्हें बायोलॉजी से दिक्कत है। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू अगेन।